अब हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम 4 ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि इस सिस्टम में ये चारों ऑर्गेनल्स आपस में मिलके काम करते हैं। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, थर्ड है लाइसोसोम एंड फोर्थ है आपका वैक्यूल। इनके जो फंक्शंस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। Functions are interconnected and coordinated. Coordinated का मीनिंग है कि अगर ये पर्टिकुलर ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ फंक्शन करता है, इसका जो प्रोडक्ट निकलता है वो प्रोडक्ट हो सकता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फंक्शन में हेल्प करे, हो सकता है वो प्रोडक्ट लाइसोसोम के फंक्शन में हेल्प करे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता हो जो पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो, यूजफुल ना हो। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको लेने के बाद में उसको और यूजफुल कर देता है। आप एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ लेकर आते हैं तो उसकी पैकिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है। आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, अगर बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं तो आप ऐसे किसी को गिफ्ट नहीं देते हैं, उसको पैक भी करते हैं, तभी वो एक गिफ्ट कहलाता है। तो सेम तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ बनाता है, तो जीसी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसको पैकिंग में हेल्प करता है ताकि वो आगे यूजफुल चीज़ बन पाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, मैं अभी बनाऊंगी इसका स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा, जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। प्रोकैरियोटिक और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में मैंने आपको बताए थे कौन से मेम्ब्रेन बाउंड है, कौन से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है ऑर्गेनल्स। तो उसमें से एक ये भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। यहाँ पे बनाती हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये रहा न्यूक्लियस, कुछ इस तरीके का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगी तो ये इसका सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया, तो इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं R। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते तो उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस की। क्या फंक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? जब हमने पहले ही पढ़ चुका है कि 2 टाइप्स के हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, मैंने पहले आपको डिटेल में बताया था राइबोसोम कैसे हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। किसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन तो नहीं बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटीन RER बना रहा है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा लिपिड सिंथेसिस। फाइन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को भी मैं पहले एक सेल बना देती हूँ बड़ा सा, इधर न्यूक्लियस बनाती हूँ मैं। ये मैंने बनाया क्या? गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं, ये मैंने बनाया ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो इससे अटैच होता है कुछ इस तरीके से। फ्लैट डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डिस्क। ये ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर, और ये होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। जो इसका साइज जो होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर हो सकता है डायामीटर में। अब फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन हो सकता है? ER का तो है कि प्रोटीन बनाएगा, अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा इस पे, नहीं प्रेजेंट होगा तो लिपिड बना देगा।
तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये पैकिंग करेगा, पैकिंग होता है इसका फंक्शन। जो भी प्रोडक्ट ईआर बनाता है या और भी ऑर्गेनल्स कुछ बनाते हैं, अगर वो कंप्लीट नहीं होते, उनको और कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं। उसके पास में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है जो वो उसको पूरी तरह कंप्लीट यूजफुल प्रोडक्ट बना देता है। अब बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग दो फेस रखता है। फेस इन द सेंस, अगर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को आप एक ह्यूमन बॉडी मानते हो, मान के चलो, तो एक फेस होगा उसका, ये किसी को देख रहा है, तो जो ये वाला पार्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, जो न्यूक्लियस को देख रहा है, उसको बोलते हैं सिस फेस। सिस पार्ट है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। और जो न्यूक्लियस के अपोजिट है, जो न्यूक्लियस को नहीं देख रहा है, वो होता है ट्रांस जीसी, ट्रांस फेस होता है उसका। गोल्जी सिस एंड गोल्जी ट्रांस हो गया। पैकिंग करने के साथ साथ कभी कभार ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी बना देता है, सिंथेसिस कर देता है, या फॉर्मेशन। अब समझते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसे हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये रहा न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। ट्रांसक्राइब करेगा तो क्या बनेगा डीएनए का, आरएनए बन जाएगा, एमआरएनए। वो एमआरएनए क्या करेगा, फिर ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के लिए उसको चाहिए पड़ेंगे राइबोसोम्स। वो एमआरएनए राइबोसोम की हेल्प लेकर ट्रांसलेट करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और जो प्रोटीन्स है वो इनकम्प्लीट होंगे, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन प्रोटीन्स को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस पार्ट में भेजेगा। कौन से पार्ट में, पहले कौन सा पार्ट आएगा, अगर कोई एक प्रोटीन कंप्लीट या कोई मटेरियल पैक होने के लिए आ रहा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में, अभी तो स्ट्रक्चर देख के बहुत इजी लगता है कि हाँ सिस पार्ट में। अगर आपके सामने स्ट्रक्चर ना दे तब तो आप कैसे बोलो सिस फेस में आएगा कि ट्रांस पार्ट में आएगा। सिस पार्ट जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वहां पर आएगा। फिर वो कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस होगा उस मटेरियल का या उस मॉलिक्यूल का, और वो ट्रांस पार्ट में आ जाएगा। ट्रांस पार्ट में आने के बाद में जो भी प्रोडक्ट है वो ये है वेसिकल्स। वेसिकल्स में पैक हो जाएगा वो मटेरियल, और आगे चल के डिपेंड करता है उसको यूज कहाँ होना है, सेल के अंदर यूज होना है कि सेल के बाहर यूज होना है, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मदद से ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेके चला जाएगा। जो हमने पहले पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मॉलिक्यूल अगर अच्छा होगा, पैसिव है, उसको जरूरत नहीं है कोई एनर्जी की, तो अपने आप बाहर चला जाएगा। अगर उस मॉलिक्यूल को बाहर जाना है तो, अगर उस मॉलिक्यूल को बाहर जाना है लेकिन वो ऐसा उसका नेचर नहीं है कि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके, तो वो किसी कैरियर की, किसी की हेल्प लेगा, एनर्जी लेके बाहर निकल जाएगा। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, वो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो वो अगर अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है, तो बाहर चला जाएगा, या बाहर ज़्यादा है अंदर कम है तो बाहर का अंदर आ जाएगा। तो वो सिस्टम कैसे इंटरकनेक्टेड है, समझ रहे हो। न्यूक्लियस में हुआ डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आया क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स थे, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आया और उसके पास में लास्ट वेसिकल्स में पैक होकर वो यूजफुल मटेरियल बन गया। तो ये था गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन। तो कैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर और जीसी आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। अब हम थर्ड ऑर्गेनल पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, जो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, फर्स्ट पॉइंट। ओके, देन ये कहाँ बनता है, जो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है ये बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, फॉर्म्ड इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। अब क्या होता है, मान के चलो ये आपका लाइसोसोम है, ये क्या है, लाइसोसोम है, ये उसका मेम्ब्रेन है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सेल के अंदर ही है ना, सेल के बाहर नहीं है, सेल के अंदर ही प्रेजेंट है ये लाइसोसोम। ये लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रो मीन्स लिक्विड, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे से इसको। लाइपेज, प्रोटीएज एंड कार्बोहाइड्रेज। लाइपेज इन द सेंस जो लिपिड मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा। प्रोटीएज वो एंजाइम है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स वो एंजाइम से जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे। अब ये एंजाइम्स की क्या ज़रूरत है? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को तोड़ने की क्या ज़रूरत है? आप सोचो, जब आप खाना खाते हो, आपने रोटी खाई है, तो आपके दांत, टंग, सलाइवा मिलके उसको बहुत ही बारीक बारीक तोड़ देते हैं, तब जाके वो आपके स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद भी बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, तब जाके जो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को, वो रोटी से तो मिलती है, बट रोटी को जब तक तोड़ेंगे नहीं बिल्कुल ही सबसे बेसिक यूनिट में, तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और ये सब काम करने के लिए सेल्स ही काम करते हैं। तो सेल्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो कोई भी मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। मॉलिक्यूल इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट, रोटी होती है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल खाते हो, दाल के अंदर प्रोटीन होता है। इस तरीके से किसी में फैट्स होता है। ये सबको ब्रेक करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं लाइसोसोम ऑर्गेनल की, जो कि एक सेल में प्रेजेंट होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इन द सेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ में ही ये आसपास प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही इनको बनाता है लाइसोसोम्स को। इनके अंदर वो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि जो ये एंजाइम्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, अंदर का जो नेचर होता है, पीएच जो होता है वो होता है एसिडिक इन नेचर। इट मीन्स जो ये एंजाइम्स का नेचर कैसा है? एसिडिक है। इसीलिए ये एंजाइम्स कहीं पर भी सेल में इस तरीके से स्कैटर नहीं होते, क्योंकि जो सेल साइटोप्लाज्म का पीएच एसिडिक नहीं होता। एसिडिक पीएच में बाकी ऑर्गेनल्स तो खत्म हो जाएंगे। हो सकता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या माइटोकॉन्ड्रिया को इतना एसिडिक पीएच नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी में अपनी जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है उसको खो देंगे। तो इसीलिए इन एंजाइम्स को अलग से एक पैकेट में बंद कर दिया, एक लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में रख दिया कि हाँ भाई, ये जो एसिडिक जितनी भी चीज़ें हैं जो आगे चल के काम करेंगी, उनको एक जगह लाइसोसोम में कर दिया। जब ज़रूरत होगी तब लाइसोसोम की हेल्प ले लेंगे और उन मॉलिक्यूल्स को अंदर भेज देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट ऑर्गेनल की, वो है वैक्यूल। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि जो इसकी मेम्ब्रेन है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनेगा, जो टोनोप्लास्ट टर्म है वो तो सबको पता है। टोनोप्लास्ट ज़्यादातर मैक्सिमम आप याद रख लेते हो कि आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं, लेकिन ये याद नहीं रहता कि टोनोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होती है, वैक्यूल में कि लाइसोसोम में। आपको ऐसे ऑप्शंस देंगे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो हमेशा याद रखना जो वैक्यूल खाली पड़ा होता है, खाली जगह वैक्यूम में, वहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो इसका अंदर का मटेरियल होता है वो भी लिक्विड ही होता है, सेम लाइसोसोम की तरह, बट हाँ एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक नेचर नहीं होता, बट यहाँ पे वाटरी सब्सटेंस होता है, सैप लाइक मटेरियल होता है वैक्यूल के अंदर भी। अब बात करते हैं ये वैक्यूल भी कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर ही होता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना तो आप ये इतना डीपली पढ़ लेते हो कि ये भूल जाते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पर है चीज़ें। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, कहीं पर भी वैक्यूल आपका प्रेजेंट होता है किसी भी सेल के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वैक्यूल के अंदर वाटरी सब्सटेंस हैं, तो कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। आयंस में पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जो ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म को और वैक्यूल के अंदर के एनवायरनमेंट को अगर आप कंपेयर करेंगे इन द टर्म ऑफ आयंस के रूप में, तो हमेशा वैक्यूल के अंदर आयंस ज़्यादा मिलेंगे। ये मैंने लिखा वैक्यूल, ये लिखा मैंने साइटोप्लाज्म। एक ही सेल की बात कर रहे हैं हम, किसी एक सेल के अंदर की। तो जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, वो हमेशा ज़्यादा होगा वैक्यूल का, और साइटोप्लाज्म में सेम आयंस काफ़ी कम होंगे। अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की, कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमीबा की। इसको तो आपने बहुत पढ़ा है, एमीबा को। सूडोपोडिया वर्ड याद आ गया होगा एमीबा सुनते ही।
सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसको एनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। सूडोपोडिया की हेल्प से उसने कुछ खा लिया अमीबा ने, खाने के बाद में अब उसका जो वेस्ट बना है वो कहाँ पे जाएगा, वो वेस्ट वैक्यूल में जाएगा। वैक्यूल की हेल्प से उसको वो एक्सक्रीट करेगा। तो एमीबा के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सेकेंड हम बात करते हैं कुछ दूसरे प्रोटिस्ट्स की, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया कॉज करता है, कॉजेटिव एजेंट होता है, वही प्लाज्मोडियम होता है। या और बहुत सारे होते हैं प्रोटिस्ट, उनके अंदर ये वैक्यूल फूड मटेरियल को रिजर्व करने के लिए हेल्प करता है। देख रहे हो, सेम एमीबा के अंदर यही वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के रूप में एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लेकिन प्रोटिस्ट में प्लाज्मोडियम हो गया या और भी बहुत से प्रोटिस्ट होते हैं, उनके अंदर फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है एक ही ऑर्गन, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर इसके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। देन हमने पढ़ा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स पैक करके वेसिकल्स के रूप में उसको बाहर कर देता है। लाइजोसोम्स भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं न्यूक्लियस से बनकर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनके जिनको और ब्रेक करने की ज़रूरत है, तो लाइजोसोम अपने एंजाइम्स की हेल्प से उनको ब्रेक कर देता है। फिर बात करते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो यूजफुल नहीं होते, उन्हें एक्सक्रीट करना है, तो लाइजोसोम वहाँ पे काम नहीं करेगा, ब्रेक तो करना ही नहीं है, उसको एक्सक्रीट करना लाइक अमीबा के अंदर, तो वैक्यूल्स के अंदर वो मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। या कुछ ऐसा आइटम बन गया जो फूड मटेरियल रिजर्व करना चाहता है आगे के लिए, वो बैक्टीरिया हो गया या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो गया, तो वो वैक्यूल का यूज़ करेगा अपने फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए। तो ये चारों ऑर्गेनल्स आपस में मिलजुल के काम करते हैं और इसीलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन से 4 ऑर्गेनल्स आते हैं, तो आपको ये चारों के नाम याद होना चाहिए।